सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वर्धमान कैरियर लाइन कोचिंग सूरतगढ़ में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये जो क्लास है हमारी ये साइंस से रिलेटेड है और पिछली कुछ क्लासों में हमने जीवाणु जनित संक्रामक रोगों का एक विस्तृत अध्ययन किया है। यानी जो पिछला कुछ सेशन थे हमारे वो किसके ऊपर थे? जीवाणु जनित संक्रामक रोग। आज की जो क्लास है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वायरस जनित रोगों को आज हम शुरू करेंगे और अगले कुछ सेशन जो हैं हमारे वायरस जनित संक्रामक रोगों के ऊपर ही रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित रोग जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें वायरस है क्या, यानी इसी को अगर हम समझना चाहें भाई ये वायरस क्या है, ये वायरस तो वायरस सूक्ष्म एक तरह से न तो इसको हम जीव कह सकते हैं न निर्जीव कह सकते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास जब हम देखते हैं वायरस को। तो वायरस को अगर हम देखें तो सजीव व निर्जीव के बीच योजक कड़ी, ठीक है ना। सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी का काम करता है कौन? हमारा ये वायरस। सूक्ष्म है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नंबर 1। दूसरा अगर हम यहाँ देखें वायरस जो है, अब यहाँ पर दोनों ही बात आ गई। देखो निर्जीव भी आ रहा है और सजीव भी आ रहा है, तो दोनों के बीच की योजक कड़ी, यानी जब ये स्वतंत्र रूप से पड़ा रहता है, जैसे मान लो ये मार्कर पड़ा है मेज के ऊपर, मार्कर कहाँ पड़ा है? मेज के ऊपर। तो उस तरह से अगर ये वायरस कहीं खुले में स्वतंत्र रूप से किसी सतह के ऊपर अगर पड़ा हुआ है, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में ये वायरस जो है निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। इसमें सजीव के कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। जब ये खुले में स्वतंत्र रूप से पड़ा है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? निर्जीव की तरह। कौन करेगा? वायरस। एक बात, जब ये किसी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, देखो सजीव लक्षण कब दिखाई देगा? कोशिका में अगर प्रवेश कर जाएगा। किसमें? कोशिका में। वायरस जब किसी कोशिका में प्रवेश कर जाता है, वायरस जब किसी कोशिका के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है, तो उसमें सजीवों के लक्षण जो हैं दिखाई देने क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। तो भैया देखो, अगर स्वतंत्र पड़ा है, बाहर पड़ा है, किसी सतह पर पड़ा है, वो सतह फर्श भी हो सकती है, मेज भी हो सकता है, या कोई अन्य सतह हो सकती है, तो ये दिखता है या व्यवहार करता है किसकी तरह? निर्जीव की तरह। और अगर ये किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, मान लो हमारे अंदर प्रवेश कर गया, वायु के द्वारा, भोजन के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से, तो अपनी संख्या क्या करना शुरू कर देगा? बढ़ाना शुरू कर देगा। और किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक सजीव की तरह। यही रीजन है कि वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच योजक कड़ी कहा जाता है। अब वायरस में एक बात और देख लेते हैं भाई, जीवाणु और वायरस। देखो इससे पहले जो हम अध्ययन कर रहे थे वो किसका अध्ययन कर रहे थे? जीवाणु जनित संक्रामक रोग, और हमने डिटेल्ड स्टडी करी भी, अध्ययन भी किया, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वायरस। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो जो वायरस होते हैं यहाँ पर या तो डीएनए मिलेगा या फिर मिलेगा आरएनए। देखना, समझना है अपने को, या तो केवल और केवल डीएनए, या तो मिलेगा डीएनए या मिलेगा आरएनए, ठीक है ना। दोनों में से एक, यानी यहां पर लिख सकते हैं हम दोनों
में से कोई एक, या तो मिल जाएगा डीएनए और या मिलेगा आरएनए, जबकि जो जीवाणु था, कौन सा जीवाणु, जीवाणु के अंदर आरएनए व डीएनए दोनों मिलते हैं। तो ये भी अंतर हमें देखना है कि जो वायरस है, वायरस में या तो डीएनए मिलेगा आपको या मिलेगा आरएनए, और दूसरा जीवाणु के अंदर आरएनए व डीएनए दोनों पाए जाते हैं। इसी के साथ अब यहाँ पर वायरस की जब संरचना अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम संरचना की बात करें, तो जो इसका कवर होता है इसके चारों तरफ, ये एक वायरस है। यहाँ पर हम डीएनए देख लेते हैं, मान लो ये डीएनए हो गया, तो ये जो कवर है, ये कवर अगर मैं बनाऊं, ये जो कवर है जो कि चारों तरफ होगा, इसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोला जाता है इसको, कैप्सिड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कैप्सिड, जो कि एक तरह से इसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या देता है, इसको सुरक्षा देता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई आपके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वायरस के बारे में, या हम यूँ कहें कि तुलनात्मक अध्ययन किसके बारे में, वायरस के बारे में और जीवाणुओं के बारे में। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर देखा, वायरस को कहा जाता है क्या, सजीव व निर्जीव के बीच में योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि कभी तो ये लक्षण दिखाता है सजीव की तरह और कभी लक्षण दिखाता है निर्जीव की तरह, ये हमने देखा। अब हम जो है रोग स्टार्ट कर रहे हैं, और उन रोगों की श्रेणी में, यानी वायरस जनित रोगों की श्रेणी में पहला जो रोग है हमारा वो है एड्स। तो आज पहला रोग कौन सा है अपने पास, एड्स, AIDS, एड्स। तो पहला ही क्वेश्चन तैयार है स्टूडेंट्स आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन रेडी है, क्या पूरा नाम बताइए, एड्स का पूरा नाम हमें पूछ लिया जाता है। तो एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। यहाँ पर जो सिंड्रोम है ये समूह को दर्शाता है। सिंड्रोम किसको दर्शाता है, समूह, रोगों का समूह हो सकता है, लक्षणों का समूह हो सकता है। तो जो सिंड्रोम है ये समूह के लिए आता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम पूरा नाम किसका है, एड्स का। एक क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि भाई एड्स का बचाव ही उपचार है, यानी अगर एक बार किसी को एड्स हो गया तो ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब होता क्या है एड्स में, ऐसा क्या हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई बचाव ही उपचार है। इसी के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, या इस माहौल में आप जान गए होंगे, जबकि कोरोना का प्रभाव चल रहा है चारों तरफ। तो प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जब ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता किसके प्रभाव से खत्म हो गई, एड्स के वायरस से। तो भैया कौन सा वायरस है, क्वेश्चन फिर तैयार कि भाई रोग कारक क्या है, किसका, एड्स का। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। रोग कारक की अगर बात करते हैं तो HIV वायरस, कौन सा वायरस आ गया, HIV वायरस। तो एक और फिर क्वेश्चन रेडी है, पूरा नाम बताइए HIV का पूरा नाम। तो HIV का पूरा नाम क्या हो गया आपके पास, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स किसके कारण फैल रहा है, HIV वायरस के कारण। ठीक है, पूरा नाम क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस क्या करेगा,
ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही हम संक्रमित हो जाएंगे किससे, इस वायरस से, तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और धीरे धीरे जो हमारा शरीर है विभिन्न संक्रामक बीमारियों से घिर जाता है। जुकाम होगा सही नहीं होगा, कोई बुखार हो गया सही नहीं होगा, छोटी मोटी और बहुत सी बीमारियां हो गई वो भी सही नहीं होंगी। और इस तरह जब शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं, क्यों, क्योंकि हमारी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, कहाँ चली गई, वो इस वायरस ने क्या कर दी, खत्म कर दी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो गई तो हम छोटी छोटी बीमारियों से घिर जाते हैं और लास्ट में जाकर के रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब संक्रमण कैसे फैलता है, कैसे ये एक से दूसरे में फैलता है, क्यों इसे संक्रामक कहते हैं, तो देख पा रहे हैं आप, संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध, अगर असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किए जाएं उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, नंबर 1। दूसरी जो बात आती है यहाँ पर, संक्रमण के लिए संक्रमित रुधिर का आदान प्रदान, रुधिर रक्त जो है आवश्यकता पड़ जाती है, कभी एनीमिया हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या अन्य किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता है और हमने बिना जांच किए किसी एड्स ग्रसित व्यक्ति का रुधिर अगर उस व्यक्ति को चढ़ा दिया तो उसे भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो हमें ये देखना है संक्रमित रुधिर द्वारा या यूं कहें संक्रमित रुधिर के आदान प्रदान से। तो ये 2 पॉइंट हो गए क्लियर। नेक्स्ट, संक्रमित सुई, सिरिंज, इंजेक्शन जो है हॉस्पिटल वगैरह में इंजेक्शन लगाते हैं, अगर एक ही सिरिंज का यूज किया जाए, ठीक है, क्या एक ही सिरिंज का यूज किया जाए, सिरिंज ना बदली जाए, तो अगर ऐसा है तो अगर किसी एड्स ग्रसित व्यक्ति को मान लो पहले कोई इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद उसी सिरिंज का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर कर लिया गया है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एड्स एक से दूसरे में फैल सकता है। तो ये कुछ जो है यहाँ पर हमने संक्रमण के पॉइंट देखे, भाई कैसे कैसे ये फैल सकता है। अब एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षण क्या है, कैसे पता लगाएं कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। तो परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा कौन सा टेस्ट है ये, एलिसा, एलिसा टेस्ट जो है ALISA, एलिसा टेस्ट किया जाता है किसके लिए, एड्स के रोगी का पता लगाने के लिए या रोग का पता लगाने के लिए कि एड्स है या नहीं है। तो ये हमारा वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों में पहला जो रोग हमने देखा वो कौन सा था, एड्स। इसी क्रम में अगला जो रोग है जिसको हम अब देखने जा रहे हैं ये है 2 नंबर रोग है पोलियो। पोलियो से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। भारत सरकार द्वारा जो है पल्स पोलियो अभियान बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाया गया, ठीक है, और उसी का नतीजा ये निकला कि मार्च 2014 में, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2014 में जो है भारत क्या, भारत पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो बहुत ही लंबा प्रोग्राम चला और मार्च 2014 में भारत को क्या कर दिया गया, पोलियो मुक्त। यानी अब जो भारत है वो पोलियो मुक्त है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पोलियो का कोई भी नया केस नहीं आया है सामने। एक बात तो पोलियो पूरा नाम अगर हम देखें पोलियो
माइलाइटिस। तो पोलियो माइलाइटिस की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक वायरस जनित रोगों की श्रेणी में आता है। किससे फैलता है ये? वायरस के द्वारा। और रोग कारक किसका? पोलियो का। पोलियो का जो रोग कारक है या वायरस है वो है आपका एंटेरोवायरस। जी हाँ, पोलियो का जो रोग कारक है या जो वायरस है वो कौन सा है? एंटेरोवायरस है। ठीक है। प्रभावित अंग यानी शरीर में प्रवेश करने के बाद कौन से अंग को प्रभावित करता है? अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको। भाई माना ये जाता है कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है, तो ये किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। ठीक है ना। अगर हमने वैक्सीनेशन या पोलियो की दवाई नहीं ली है तो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रोग कारक क्या है? एंटेरोवायरस। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, पेशियों व अस्थि मज्जा। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। जिससे शरीर का कुछ हिस्सा या अधिकांश हिस्सा काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो प्रभावित अंग कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र या पेशियां हो सकती हैं। ठीक है ना। जिससे शरीर के कुछ हिस्से जो है सही से वर्क नहीं करते। ठीक है। अस्थि मज्जा, जहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। हड्डियों के बीच में मिलते हैं क्या? अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं संक्रमण कैसे फैलेगा। संक्रमण कैसे फैलेगा एक से दूसरे में? तो देखो, दूषित जल व भोजन के द्वारा। दूषित जल व भोजन के द्वारा क्या है? एक से दूसरे में कौन सा वायरस? अगर हम बात करें पोलियो वायरस या एंटेरोवायरस फैल सकता है। ठीक है ना। तो संक्रमण किसके द्वारा हुआ? दूषित जल व भोजन के द्वारा। अब टीका और वैक्सीन यानी इलाज क्या है? तो देखो, इलाज तो कुछ नहीं है, हो गया तो इलाज संभव नहीं है। लेकिन ना हो, भविष्य में किसी को ना हो, उसके लिए दो अपने पास एक तरह से वैक्सीन या इंजेक्शन अवेलेबल हैं। ठीक है। तो फिर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका कि भाई हो गया पोलियो तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये दवाई ले लो तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। होने के बाद उपचार संभव नहीं है। अगर बचाव करना है तो यहाँ पर देखो, टीका या वैक्सीन, तो इसमें सबसे पहले आता है इंजेक्शन के द्वारा। यानी इसमें क्या किया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। तो इंजेक्शन की जो खोज यानी पोलियो के इंजेक्शन की जो खोज की थी वो किसने की थी? साल्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर अपने पास दो तरह के साधन उपलब्ध हैं। पहला इंजेक्शन किसने खोज की थी? साल्क ने। किसने की थी खोज? साल्क ने। IPV जो इसको बोला जाता है, क्या शॉर्ट में अगर हम देखें IPV। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर IPV जो है किसने खोज की? यहाँ पर खोजकर्ता कौन थे? तो इसको नाम दिया जाता है साल्क ने। और इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है ना, किसके थ्रू? इंजेक्शन के थ्रू इनएक्टिवेटेड, ये देखें आप, IPV का पूरा नाम इनएक्टिवेटेड यानी इनएक्टिव जो भी पोलियो का वायरस है उसको शरीर के अंदर भेजा जाता है। किसके द्वारा? इंजेक्शन के द्वारा। दोबारा ध्यान दें, इनएक्टिवेटेड IPV का पूरा नाम भी है। और ये कैसे काम करता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। IPV साल्क ने इसको खोजा था, यानी इंजेक्शन है एक तरह से। और इनएक्टिवेटेड यानी पोलियो के ऐसे वायरस जो कि एक्टिव नहीं है, जो हमें बीमार नहीं कर सकते, उनको शरीर के अंदर क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है।
और जैसे ही वो शरीर के अंदर जाएंगे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बनना शुरू हो जाएंगे, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी जीवन पर्यंत बने रहते हैं शरीर में। अब सचमुच में अगर पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करता है तो वो हमें क्या देते हैं, सुरक्षा देते हैं। दूसरा जो है मुख के द्वारा, इसमें ड्रॉप पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, आपने बिल्कुल सुना होगा स्लोगन भी। तो मुख के द्वारा OPV, पूरा नाम अगर देख लें ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी बच्चों के मुंह में 2 या 3 बूंदें जो है डाली जाती हैं। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे इसके, साबिन। तो बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंजेक्शन के द्वारा क्या होगा, इनएक्टिवेटेड वायरस को इंजेक्शन के थ्रू, यानी ऐसा वायरस जो हमें बीमार नहीं करेगा, किसका, पोलियो का, एंटर करेंगे तो होगा IPV। और अगर मुंह से दवाई देनी है, जैसा कि छोटे बच्चों में 2 या 3 बूंद जो पिलाई जाती है उनको, इसकी खोज किसने की थी, साबिन ने। तो पोलियो से बचा जा सकता है, ऐसा हम उपाय कर सकते हैं कि पोलियो ना हो, लेकिन होने के बाद उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2 रोग थे वायरस जनित रोगों की श्रेणी में, आज हमने एड्स और पोलियो को डिटेल में स्टडी किया, अध्ययन किया इसका। और इसी तरह के अन्य रोग, कौन से, वायरस जनित रोग लेकर के हम आपके सामने अगले कुछ सेशन में आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।